हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इडियम्स और फ्रेजेस का इस सीरीज का हमारा ये फोर्थ वीडियो है और हम सभी जानते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसी थीम पर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा इस सीक्वेंस में फोर्थ वीडियो है और हम इसको एक लंबी सीरीज बनाएंगे ताकि आपके पास में एक अच्छा कलेक्शन हो और वो हर इम्पोर्टेंट इडियम या फ्रेजेस जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है वो आपके इस स्टोर में रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इडियम लेते हैं, लेडी मक। ये इडियम है, इसका मतलब होता है ये हर उस औरत के बारे में है जो अपने आप को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है, तो उसको हम लेडी मक कहते हैं। अ वुमन हु थिंक्स दैट शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी औरत जो ये समझती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द फैक्ट इज दैट शी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एज शी थिंक्स हरसेल्फ टू बी। तो ऐसी औरत के लिए को लेडी मक कहा जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। डोंट बिहेव लाइक लेडी मक, यू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट हियर। इस तरीके से मत करो जैसे तुम कोई लेडी मक हो, है ना, तुम यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो। एक और एग्जाम्पल, माई बॉस इज अ लेडी मक। अब यहाँ पे कहने का डायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया कि मेरे जो बॉस है वो ये समझती है कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शी अनडिजर्वली शी रिक्वायर्स इम्पोर्टेंस, है ना, तो और नीड्स इम्पोर्टेंस। तो ऐसा हर उस औरत के बारे में कहा जाता है जो ये समझती है कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अ लेम डक। लेम डक किसे कहते हैं? अ पर्सन हु इज इन ट्रबल नीड्स हेल्प। उस व्यक्ति के बारे में जो मुसीबत में है और जिसको सहायता की जरूरत होती है ना, तो वह व्यक्ति जो मुसीबत में हो, जिसको मदद की जरूरत हो, उसको लेम डक कहा जाता है। ये कई बार कई ऐसे ऐसे ऑफिशियल या उस पॉलिटिशियन के बारे में भी कहा जाता है जिसका टेन्योर जो है, सर्विस टेन्योर है, वो कंप्लीट होने वाला है, अब उसके पास में इतनी पावर नहीं है, तो ही इज हेल्पलेस। तो उसके लिए भी इसका यूज होता है। तो एन ऑफिशियल हुज टर्म ऑफ सर्विस इज अबाउट टू एंड, तो वो लेम डक होता है। उसको एग्जांपल से देखते हैं, ही कैन नॉट हेल्प यू इन हिज ऑफिस एज ही इज अ लेम डक। अब वो हमारी किसी मदद का नहीं है क्योंकि अब उसके पास में इतनी पावर नहीं है। द पर्सन, ऑफिशियल और पॉलिटिशियन हु इज आउट ऑफ नाउ पावर एंड हु इज नॉट एनी नॉट ऑफ एनी हेल्प फॉर अस, है ना, या ऐसा व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति, ना केवल पॉलिटिशियन या ऑफिशियल, ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें किसी तरीके की मदद नहीं कर जिसको या तो जिसको मदद नहीं मिलती है, कोई उसको हेल्प नहीं कर पा रहा है, उसके पास में पावर नहीं है, तो उसके लिए होता है। तो दो इसके मीनिंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑयल द व्हील्स, वैसे एक समझने की बात है कि ये हमारी गाड़ी है, उसमें हम ऑयल डालते हैं तो वो क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग इजियर हो जाती है। तो ऑयल द व्हील करने का कहने का मतलब होता है किसी काम को आसान बनाना। इसको हम लिटरल मीनिंग से थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं कि किसी काम को आसान बनाना ऑयल द व्हील्स कहते हैं। तो किसी काम के लिए जो किसी न किसी कारण से इजी हो जाता है तो हम उसको ऑयल द व्हील कहते हैं। टू मेक इट इजियर फॉर समथिंग टू हैपन, किसी काम को करने में को आसान बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको ऑयल द व्हील कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट विल ऑयल द व्हील्स फॉर द सक्सेसफुल रन ऑफ दिस एनजीओ। हमारा एनजीओ है, ये सफलतापूर्वक चले, इसमें अगर सरकार का जो कंसेंट मिल रहा है तो इट विल ऑयल द व्हील्स का मतलब इट विल बी इजियर फॉर अस टू नाउ function our NGO because we have got the consent of the government. So to express the thing that if something is becoming very easier because of some step that you have taken, so that is called oiling the wheel. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। reap the harvest of, ठीक है, reap the harvest of, वैसे तो हो गया फसल काटना, हो गया इसका मीनिंग, है ना, फसल को काटना। लेकिन इसका मतलब होता है यहाँ पे फिगरेटिव मीनिंग लेना है, किसी कार्य का फल भुगतना। हम कहते हैं ना, जैसा आप बोगे वैसा ही आप पाओगे। तो एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोगे वैसा पाओगे। तो यू विल रीप द हार्वेस्ट दैट यू हैव सोन। तो टू रिसीव द गुड और बैड रिजल्ट्स ऑफ पास्ट एक्शन, सो इफ यू हैव डन समथिंग गुड इन योर पास्ट, you will receive good, results. And if you have done something bad, you will, or evil, you will get evil results out of that. So you will
reap the harvest of the deeds that you have done. एग्जाम्पल से समझते हैं. If you have done this crime, you will reap the harvest. Get ready to be behind bars. अगर बुरा किया है, क्राइम किया है, तो तुम्हें उसका फल भुगतना पड़ेगा. You will have to reap the harvest and get ready for being behind bars. ठीक है, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल. ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड रीप द हार्वेस्ट ऑफ दिस पायस एक्ट. गरीबों की मदद करो और हमेशा इस पवित्र कार्य का आपको फल जरूर मिलेगा. सो कोई भी कार्य है उसका फल मिलना रीप द हार्वेस्ट होता है. ठीक है, तो ये हमें सिखाना है बच्चों को. ऑलवेज डू गुड डीड्स एंड यू द किड्स विल रीप द हार्वेस्ट ऑफ दोज गुड डीड्स. आगे बढ़ते हैं. बिटवीन द लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार ये यूज होता है ऐसे टर्म. मान लो कि कोई बुक लिखी हुई है, बुक को पढ़ रहे हैं, उसकी मीनिंग को, हिडन मीनिंग को समझना, छिपे हुए भाव को समझना होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना. दो पंक्तियों के बीच के भाव को निकालना, जो कहा नहीं गया है डायरेक्टली, बट यू हैव टू टेक आउट दैट मीनिंग दैट इज हिडन इन दैट, जो उसमें छुपा हुआ है. सो टू ट्रेस आउट द मीनिंग इज कॉल्ड टू रीड बिटवीन द लाइन्स. तो किसी की छुपी हुई भावना या इरादे को जानना, टू अंडरस्टैंड समवन्स रियल फीलिंग्स और इंटेंशन. अब मैंने कोई पोएम लिखी है, पोएम को पढ़ा, डायरेक्टली पढ़ा तो सामान्य लगा, लेकिन इफ विल आई विल गो इन द deeper meaning, I will go or try to trace the meaning between the lines, I will get the exact, or I will reach to the exact intention of the writer or the poet. तो इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी पढ़ो always read between the lines. Everything is not explicit. जो आपके सामने है, दिखाई दे रहा है, that is not what the writer has written. So writer always writes between the lines. Try to be very, you know, go to the minute reading of the works. तो ये होता है to read between the lines. I heard the principal very attentively. मैंने प्रिंसिपल को बहुत ही ध्यान से सुना, but I could not read between the lines. But I could not trace the hidden meaning or intention of the principal. मैंने सुना, ध्यान से सुना, but still I, the exact meaning lapsed out of my grip. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए. While reading novels, always try reading between the lines to get the crux of the novel. जब भी किसी उपन्यास को पढ़ो तो उसके between the lines meaning को पढ़ो, तभी आप नॉवेल के सार तक, थीम तक पहुंच पाओगे, वरना थीम तक नहीं पहुंच पाते हैं. तो इट्स कह सकते हैं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एसेंस ऑफ novel reading, that always try to read between the lines. Writer never writes explicitly, meaning remains hidden between the lines. तो ये हुई हमारी idioms. आगे बढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते. देखिए स्टूडेंट्स, ऑल एंड सन्ड्री. ऑल एंड सन्ड्री किससे कहते हैं? ठीक है. ओनली रिच पर्सन नहीं होता है. सेलेक्टेड पर्सन ये भी नहीं होता है. एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन. वैसे देखो, ऑल से वैसे पता चल जाता है कि हर किसी को, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के. ठीक है, तो बिना भेदभाव के हर किसी को एड्रेस करना ऑल एंड सन्ड्री होता है. ऑल टुगेदर भी इसका मीनिंग नहीं होगा. अब जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा. ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू हिज बर्थडे पार्टी. मतलब उसने अपने बर्थडे पार्टी में हर किसी को बुलाया बिना किसी भेदभाव के. तो एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, ऑल एंड सन्ड्री होता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी. कॉक एंड बुल स्टोरी किसे कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं मनगढ़ंत. इसको कहते हैं मनगढ़ंत कहानी. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग टेल नहीं होगा, अब्सर्ड टेल नहीं होगा, रेलेवेंट टेल, एब्सर्ड टेल. इसका सही मीनिंग होगा कि एब्सर्ड जो मनगढ़ंत है, जिसका कोई सेंस नहीं हो. रेलेवेंट टेल नहीं होगा, हेरोइक टेल नहीं होगा. तो एब्सर्ड टेल हो गया, है ना. काल्पनिक, इमेजिनरी भी हो सकता है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ इमेजिनरी, है ना. इसको आप कह सकते हो इमेजिनरी स्टोरी. तो मनगढ़ंत हो गई ये. अब इसका एग्जांपल से समझते हैं. द किड वाज स्कैर्ड. बच्चा डरा हुआ था. सो ही प्रेजेंटेड अ कॉक एंड बुल स्टोरी टू हिज पेरेंट्स. उसने अपने पेरेंट्स को एक मनगढ़ंत कहानी की, एब्सर्ड कहानी कह डाली, जिसका देयर वाज नो
ट्रुथ इन दैट। तो एक इमेजिनरी कहानी को कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक शीप। हु इज अ ब्लैक शीप? इसका मीनिंग होता है, ब्लैक शीप को कहते हैं, वैसे ब्लैक शीप एक रेयर सीन होता है, ब्लैक शीप वैसे दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब, और ब्लैक होने का मतलब ही कुछ ड्यूबियस है ना। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग फर्स्ट वन ही होगा, इसका पहला आंसर होगा डिसरेप्यूटेबल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है और जो आपके परिवार में बदनामी लेकर आता है, बुरा काम करता है, तो वो ब्लैक शीप होता है। तो ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, ल्यूड नहीं है, स्ट्रेंजर नहीं है, डिसरेप्यूटेबल पर्सन। अ पर्सन हु brings disrepute to your family is called black sheep. My cousin turned out to be a black sheep. मेरा cousin black sheep बना for my family once he was found involved in drugs case. एक बार जैसे ही वो ड्रग्स केस में उसका नाम आया, तो वो एक तरीके से हमारे परिवार का एक बदनाम पात्र बन गया, बदनाम सदस्य हो गया। तो डिसरेप्यूटेबल पर्सन होता है वो ब्लैक शीप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाला डे किसे कहते हैं? गाला डे डे ऑफ ग्रीफ नहीं होता है, ठीक है, ये होता है डे ऑफ फेस्टिविटी। का मीनिंग क्या होगा? डे ऑफ फेस्टिविटी। ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड। इसको देखो, आप एग्जांपल से समझते हैं। द इंडिपेंडेंस डे इज द गैला डे फॉर आवर नेशन। इंडिपेंडेंस डे जो है, स्वतंत्रता दिवस, हमारे देश का एक गैला डे है, मतलब हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसको त्योहार की तरह मनाते हैं, तो ये फेस्टिविटी का डे होता है, तो ये गैला डे कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इडियम। आगे बढ़ते हैं, बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। किसी को कहते हैं कि जीवन फूलों की सेज नहीं है, जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, सिचुएशन ऑफ ईज एंड कंफर्ट नहीं होता है। इसका मीनिंग होगा हार्ड लाइफ। ठीक है, तो हार्ड लाइफ को बैड कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अगर इसका नेगेटिव मीनिंग सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि बेड ऑफ रोजेस का मतलब एक आसान आराम तलब जीवन नहीं होना। बेड ऑफ रोजेस वैसे तो क्या ईज और कंफर्ट की लाइफ है ना, तो वैसे तो इसका मीनिंग सिचुएशन ऑफ ईज एंड कंफर्ट होता है, लेकिन इसको हम जो यूज करते हैं तो वो नेगेटिव सेंस के साथ में यूज करते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, है ना, द लाइफ ऑफ रोजेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव मीनिंग के साथ में लेना पड़ेगा, ये इडियम इसी सेंस में यूज होती है क्योंकि। तो यहाँ हो गया, ये हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इडियम एंड फ्रेजेस का। अब तो स्टूडेंट्स, ये हमारा वैसे टारगेट था कि हम हर एक वीडियो के साथ में 10 ऐसी इडियम और फ्रेजेस नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा फोर्थ वीडियो था, दैट मीन्स दैट वी हैव रीच्ड अप टू द 40 इडियम्स टिल नाउ। तो 40 का हमारे पास में स्कोर हो चुका है और एक अच्छा स्कोर है ये, और ये आपको अपने रजिस्टर में नोट करनी है ताकि आपके आगे ये रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट today's video, today's content. Hope you are learning a lot with me, and hope you will be successful one day with all this content that our channel eSchool is providing you. So if you have any doubt, any confusion, always try to reach to me. I will be available for you with all my might and all my prowess that I have. And one request, that don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon so that you will be updated with the all the upcoming videos. So till then, till we come up with the next video, thank you very much. Stay safe and stay healthy. Thank you very much.